नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी परिचर्चा का विषय है साहित्य में हरेला संवाद। और हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और पूर्व संपादक श्री असीम शुक्ल जी और लोक साहित्य के मर्मज्ञ श्री चंद्रशेखर तिवारी जी। शुक्ल जी और तिवारी जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम हरेला पर्व पर बातचीत करने के लिए और उसका जो साहित्यिक पक्ष है उस पर बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। असीम शुक्ल जी, मैं पहला सवाल मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहला सवाल लेकर। और वो सवाल ये है कि हमारे साहित्य में प्रकृति किस रूप में विद्यमान है। आपका तो अध्ययन क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा रहा है, इसलिए आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक साहित्य और प्रकृति का प्रश्न है जी नौटियाल जी, मैं बहुत पीछे जाकर के बात को कहना शुरू कर रहा हूँ जी कि प्लेटो का रिपब्लिक ये कहता है कि मानव जाति और प्रकृति दोनों परस्पर इतने अविभाज्य हैं कि प्रकृति अदृश्य रूप में और दृश्य रूप में, व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में, जहां जहां भी जीवन है और वो किसी भी रूप में जीवन है, वहां प्रकृति उसके साथ संलिष्ट है। उससे अलग होकर के हम जीवन की ही कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या बात है। जैसा कि प्लेटो ने कहा है रिपब्लिक में कि प्रकृति सत्य की नकल है और प्रकृति की नकल साहित्य है। क्या बात है। तो सत्य से साहित्य का की दोहरी एक दूरी हो जाती है। लेकिन प्रकृति ऐसी चीज है, प्रकृति की ऐसी महिमा है, ऐसा रोल है प्रकृति का कि प्रकृति सत्य और मनुष्य के बीच में सेतु का काम करती है। इसलिए हम अलग हो करके सोच ही नहीं सकते। जीवन और मरण का प्रश्न भी जहां उठता है वहां हम प्रकृति से परे हो करके कहीं सोच भी नहीं सकते। वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम प्रकृति से कहीं अलग हो ही नहीं सकते हैं। क्या बात है जी। हम जब वाल्मीकि की कल्पना कर वाल्मीकि को लेते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात जब हम करते हैं तो वो प्रकृति से ही शुरू होती है। और वो हालांकि मानव प्रकृति से शुरू होती है, पशु पक्षियों की प्रकृति से शुरू होती है और मानव जीवन में उसको जो है ढाल दिया जाता है ला करके। और रामायण जो है वाल्मीकि वहीं से जो है एक नदी की तरह, एक महानद की तरह प्रवाहित होती हुई आज तक प्रकृति के ही रूप में रामायण हमारे जीवन में जो है प्रवाहित हो रही है। हम उसके बाद और भी संस्कृत साहित्य को जब हम देखते हैं तो क्या हम मेघदूत की, कालिदास के मेघदूत की कल्पना क्या बिना प्रकृति के हम कर सकते हैं? असंभव है जी। और उसी प्रकृति में, जिस प्रकृति को हम जड़ कह देते हैं कई बार, तो प्रकृति कभी जड़ नहीं होती है। मैं ऐसा मान करके चलता हूं। जड़ होता है मनुष्य का चिंतन कहीं जड़ हो जाता है, लेकिन प्रकृति कहीं जड़ नहीं होती है। और प्रकृति ही मनुष्य को चेतन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण अवदान प्रदान करती रहती है हमेशा, हर क्षण, हर रूप में, हर पक्ष में प्रकृति का ही रहती है। तो मेघदूत ले लीजिए आप जो है, कुमार संभव ले लीजिए आप जो है कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए, उसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में तो प्रकृति ही हमको उस तरफ संकेत करती है कि शकुंतला बिना मां बने हुए ही वात्सल्य से परिपूरित हो जाती हैं। क्या बात। ये किसके कारण? अभी शकुंतला मां नहीं बनी है लेकिन वो वात्सल्य से परिपूरित हैं। वो क्यों, किसने किया? वो प्रकृति ने किया। वो लताओं ने, गुल्मों ने, वृक्षों ने, कर्ण ऋषि के हरियाली ने, आश्रम की हरियाली ने, ये सब उसको जो है शकुंतला को जो है कहना चाहिए कि वात्सल्य से परिपूरित कर दिया है। पशु पक्षी ये सब प्रकृति के ही तो अंश हैं ये सब जो है।
तो इस तरीके से हम रघुवंशम में लेते हैं, हम जब लेते जी। हैं तब भी हम प्रकृति को ही आधार बना करके कालिदास रघुवंश में शुरू होते हैं, जब भी शुरू होते हैं, चाहे वो शब्द और अर्थ की बात करें, वो भी प्रकृति से परे नहीं जाता है ये सब। उसके बाद हम जब धीरे धीरे हम आदिकाल के साहित्य में जब हम आते हैं, बौद्ध साहित्य का जब हम चिंतन करते हैं, तो भगवान बुद्ध भी जो है जब कहते हैं चरन्वय मधु बिंदते रूपम जीरति मस्सानम न जीरति, तो ये सब क्या है? रूपम नाश और निर्माण की बात जब हम करते हैं तो वो प्रकृति को आधार बनाए बिना न बुद्ध कोई बात कह पाए हैं, न बुद्ध से पहले कोई बात कह पाया है, न आगे कोई बात कह पाएगा। क्या बात। हम ज्यादा आदिकाल के साहित्य में हम नहीं जाते, हम रासो काव्य के उसमें परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाते हैं, ज्यादा भौतिकवादता उसमें हो जाएगी, लेकिन भौतिकता भी जो है प्रकृति पर ही केंद्रित है, आधारित है। हम सीधा हम आधुनिक काल में जब हम आ जाते हैं, सीधा हम तुलसी से होते हुए हम आधुनिक काल में जब हम आ जाते हैं, तब भी हम देखते हैं आधुनिक काल में क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकृति से परे हो बिना, भारत की भौगोलिक सीमा से बिना जुड़े हुए क्या भारतेंदु कोई बात कह पाए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, चाहे वो राजनीतिक संदर्भ में हो, चाहे वो सामाजिक संदर्भ में हो। उसके बाद में सीधा आता हूँ बांग्ला साहित्य पर आता हूँ, जिससे हमारा हिंदी साहित्य आधुनिक काल बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। कृत्तिवास रामायण जो है और देवी भागवत पुराण, दोनों को मैं जोड़ करके प्रकृति की बात कर रहा हूं, तो निराला की राम की शक्ति पूजा, निराला का तुलसीदास, निराला की सरोज स्मृति, विशेष रूप से मैं केंद्रित होता हूं निराला की राम की शक्ति पूजा पर। वो सारा का सारा प्रकृति ही तो आधार है। नवीन कल्पना देवी की शक्ति की नवीन कल्पना जो महाप्राण निराला करते हैं, वो प्रकृति के रूप में ही करते हैं। सामने देखो वह जो भूधर, हिमालय सामने दिखाई दे रहा है। एक आपका जो है शक्ति जो है वो रावण के अधर्म के पक्ष में चली गई है, तो क्या हुआ? आप नवीन शक्ति की स्थापना कीजिए। जाम्बवंत जो है भगवान राम को जो है ये परामर्श देते हैं, और वो नवीन शक्ति क्या है? उस सामने हिमालय दिखाई दे रहा है। हिमालय की हरितिमा, लता, गुड़, ये सब फूल पौधे, ये सब कुछ उस देवी का श्रृंगार है। उसके चरणों में गरजता हुआ समुद्र देवी का सिंह है। दसों दिशाएं उसके 10 हाथ हैं। तो निराला ने इस प्रकार से जो नवीन शक्ति की कल्पना करवाई राम से, कृत्तिवास से प्रभावित होकर के, हालांकि उसका मूल कृत्तिवास में है, और उसका भी मूल कहाँ है? वो देवी भागवत पुराण में है। देवी भागवत पुराण से होती हुई ये प्रकृति कृत्तिवास में आई और हमारे हिंदी में चली आई। रविंद्रनाथ ने भी पाथेर तरी जो कल्पना की है, पत्थर और समुद्र और मनुष्य का जीवन, वो भी सारा का सारा रविंद्रनाथ का पाथेर तरी भी जो है वो उसी पर आधारित है, प्रकृति पर ही आधारित है। तो कहने का मतलब ये है, मैं अभी जड़ और चेतन की बात कर रहा था, मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की बात याद आती है। भवानी प्रसाद कहते हैं कि मुझे चेतन से भय लगता है, मैं जड़ होना चाहता हूं। क्या बात है। एक कवि कह रहा है, एक मनुष्य कह रहा है, मुझे चेतन से भय लगता है, मैं जड़ होना चाहता हूं। चेतन में तमाम विकार भी आ जाते हैं। मनुष्य मनुष्यता से चेतनता में गिरता भी है, लेकिन सामने मेरे गांव की पहाड़ी देखो, अब तक बूढ़ी नहीं हुई है, वो जवान है, मेरी माँ की तरह आज भी मुझे स्नेह से मेरी तरफ देख रही है। क्या बात। तो पहाड़ी में, गांव की पहाड़ी में, उस जड़ पहाड़ी में, उस पत्थर की पहाड़ी में भवानी प्रसाद मिश्र माँ को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, समाज को देखते हैं। तो ये सब तो प्रकृति से परे हो करके हम किसी भी क्षण जीवन के किसी भी पक्ष को जीने में हर प्रकार से असमर्थ ही रहेंगे। प्रकृति हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, हम प्रकृति पर ही टिके हुए हैं। प्रकृति अगर हमारा साथ छोड़ देगी तो इसका अर्थ यह है, विज्ञान भी यही करता है, कहता है, तुलसीदास भी यही कहते हैं, जल थल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व क्या है? ये प्रकृति के ही तो रूप हैं, जिस पर समस्त जीवन टिका हुआ है, विश्व टिका हुआ है, सब कुछ टिका हुआ है। भले विज्ञान कहे कि ये पांचों तत्व तो अपने अपने भंडार में जा करके विलय हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसका नाम मृत्यु है। मृत्यु भी प्रकृति में है, जन्म भी प्रकृति में है। इसलिए नौटियाल जी, प्रकृति और साहित्य दोनों ऐसे हैं कि शरीर और प्राण
जी जी। शुक्ल जी, आपके तिवारी जी, अब मैं आपके पास असीम शुक्ल जी को सुनने के बाद उन्होंने संस्कृत साहित्य से शुरू किया और हिंदी साहित्य तक आए और उसका एक पूरा एक दार्शनिक और साहित्यिक पहलू हमारे सामने रखा। ये बिल्कुल सही है कि अगर हम साहित्य संस्कृत साहित्य से ही उठा के देखें तो प्रकृति किसी न किसी रूप में लगातार साहित्य में मौजूद रही है। अब क्योंकि ये जो हमारी बातचीत है ये हम हरेला के संदर्भ में कर रहे हैं और कल से ही हमारे यहाँ संक्रांति से हरेला शुरू हो गया है। कल उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। अब तो राज्य सरकार ने उसको राज्य पर्व ही घोषित कर दिया है। उसी संदर्भ में क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि जो हमारे हिमालय का लोक साहित्य है जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और तमाम हमारी रंग भाषा का जो साहित्य मौजूद है, उस लोक साहित्य में हिमालय का जो सौंदर्य है वो किस रूप में आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल हम देखें, अगर अभी आपने प्रकृति की बात कही, हरियाली की बात कही और हिमालय की बात कही, और जो हमारा ये जो हिमालयी भूभाग है, खासकर हमारा ये उत्तराखंड, तो इसमें जहाँ एक और कुमाऊँ है, एक और गढ़वाल अंचल है, इधर जौनसार है और ऊपर उत्तर में भूटांतिक प्रदेश है, तो इन सब की अपनी अपनी संस्कृति है। लेकिन जो भी इनकी संस्कृति है, जो भी इनके तीज त्यौहार हैं, इनमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई देती है उसमें यह है कि जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं इसमें जो एक आशीष देने की परंपरा, तो ये इस आशीष में प्रकृति भी है और उसमें उनकी खेतीबाड़ी भी जुड़ी है और उसमें उनका जो सामाजिक समरसता है वो भी जुड़ी है और सभी तरह की इसमें जुड़ी है। तो मैं शुरुआत इसी जो एक कुमाऊँ अंचल में जो एक कल हरेला कल से शुरुआत हो गई है और अब ये इसको जो हरेली की शुरुआत है तो ये करीबन महीने भर, हफ्ते भर जगह जगह वृक्षारोपण और तमाम जितने कार्यक्रम हैं तो इस तरीके से उसमें ये चलेंगे। तो इसमें मैं जो एक जो महत्वपूर्ण सबसे जो बात है कि जो समाज को जो जोड़े रखने की जो इस आशीष के आंकड़ों में है, तो मैं उसकी 2 लाइन जो प्रचलित है वो कुमाऊँ में है, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा कि कहा जाता है जो सयानी महिलाएं हैं वो आशीर्वाद देती हैं और जो हरेली के तृण हैं उनको जब सर में रखती हैं तो उसके बाद वो आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं कि जी रया जाग रया यो दिन यो मास भेटने रया, धरती जस चकौ आकाश है उच्च और सिंह ज तराण श्यावा ज बुद्धि हो और हिमालय में ह्यू ऋण तलक और गंग जमुन में पानी ऋण तलक, तुम जी रया जाग रया यो दिन यो मास भेटने रया। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए कितनी बड़ी कल्पना की है। अभी शुक्ल जी ने ही कहा है कि जैसे जो प्रकृति है, पर्यावरण है, ये किसी भी मतलब उसका ये अभिन्न रूप से मानव इसमें जुड़ा है। तो इसी तरह से देखिए कितनी बड़ी कल्पना की है कि तुम जीते रहो, जागृत रहो। देखो उसको जीने की भी एक प्रकार से उसको आशीर्वचन दिया है और जागृत रहो कि तुम हमेशा अपने काम के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति या जो भी और समाज के ये हैं कई जो भी सरोकार हैं उनसे आप जागृत रहो। फिर उसके बाद कहा है देखिए जिस धरती में हम रहते हैं तो ये धरती की तरह तुम विस्तार पाओ और आकाश की तरह उच्चता पाओ और इसके अलावा कि जब तक ये आप ये हिमालय में बर्फ़ है, गंगा जमुना में पानी है, तब तक तुम जीते रहो। और इसमें पशु पक्षियों को भी जोड़ा है। सिंह की तरह तुम्हें शक्ति मिले और सियार की तरह तुम्हें मतलब बुद्धि जो चातुर्यता जो उसमें रहती है वो मिले। तो ये परिकल्पना ही एक साबित करती है कि कहीं न कहीं जो हमारे जो समाज है ये यहाँ की हरियाली का मतलब खेत, जो खलिहान में हमारे अन्न उपजते हैं उससे भी है और जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उससे भी हैं और इसमें जैसे जानवरों का जो वह है तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा संबंध रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दर्शाती हैं। तो ये तो एक जो हरेले का जो हमारा मुख्य रूप से जो इसका एक आशीष के साथ जुड़ा है तो ये बात है। और दूसरी अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि क्या कहते हैं जो हमारा ये जो हरेला पर्व है तो इसमें सामाजिक समरसता
और पर्यावरण और क्या कहते हैं जो, और इसके अलावा जो सांस्कृतिक परिवेश है, हमारे गीत हैं, हमारे ये आशीष के आखर हैं, और हमारे कई जगह पर इसमें हरेले के मेले लगते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं समाज को जोड़े रखते हैं। तो ये है। अब बात लोक साहित्य की अगर इसमें आते हैं हिमालय की, तो उसमें मुझे एक बहुत जो यहाँ का जो आकर्षित करता है वो है यहाँ का, जैसे हिमालय में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं शुरू में, और उसी के बाद जो शाम को जब दिन ढलता है, मतलब प्रातःकाल और सायंकाल, तो जो प्रातःकाल में जब सूरज जब उसकी किरणें हिमालय पर पड़ती हैं, तो एक हमारे चारूचंद्र पांडे हैं, कुमाऊनी के प्रसिद्ध लोक साहित्य के हस्ताक्षर रहे हैं, अब दिवंगत हो गए, तो वो उनकी जो कविता का भाव इस तरह है कि ये जब सूरज की किरणें जब धीरे धीरे इस हिमालय में पड़ने लगी हैं, और जो इसमें जो पार्वती जो शिव के बगल में बैठी हैं, तो जो उनके जो परिधान हैं वो उनको जो ये परियां हैं, हिम की परियां हैं, तो उन्होंने स्वर्ग से लाकर रंग की गागर उनके साड़ी में उड़ेल दी है, और पूरा जो हिमालय है उसी सतरंगी आभा में दमकने लगा है। क्या बात है। तो ये मतलब ये हिंदी भाव है, तो इसका कुमार तो मतलब इस तरह से, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये तो एक सुख का प्रतीक जैसा हम मान सकते हैं प्रातःकाल का। और अगर हम जो दिन ढलता है, जो जब सूरज की किरणें जब धीरे धीरे अवसान होती हैं या संध्या कहते हैं, जब उसकी भी कल्पना की है कि जब संध्या धीरे धीरे तो उसमें पहाड़ से नीचे को उतरती है, तो वो एक जगह पर जब ठहर जाती है, वो किसकी तरह ठहर जाती है, जैसे राधिका है, जो राधिका वो बावली राधिका है, वो कृष्ण को देखते ही ठिठक जाती है, तो वो संध्या एक जगह पर ठिठक गई है। तो उसका जो कुमाऊनी में जो वो इसका जो वो दिया है, जो भाव दिया है, वो बहुत अति सुंदर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ जितने आज लोकगीत हैं और लोक गाथाएँ हैं, और इनको जो रचने वाले हैं वो अनाम, वो जो इसके रचयिता हैं, वो चाहे हमारे ढाकी हैं, औजी हैं, या बादी हैं, या मिरासी हैं, तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने वो गीत रचे हैं, और उन्हीं गीतों को रचने के बाद इन्होंने उसमें घर घर तक जाके, जब ये ऋतुरैन, जब बसंत ऋतु आता है, तो उसको घर घर तक गीतों को गाकर वो जो वहाँ के ससुराल में जो मायके की जो खबर है वो भी उन तक पहुँचाती हैं। ये तमाम जो इस तरह से जो हमारे हिमालय के जो लोक साहित्य में है, गीतों का बड़ा योगदान है। तिवारी जी, आपसे बातचीत जब हो रही थी तब मैं इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। आपने हरेला के जो तृण की बात की है कि तृण हम एक प्रसाद के रूप में देते हैं। हमारे लोक साहित्य में जो चीज़ें दर्ज हुई हैं वो हमारे ही रीति रिवाज दर्ज हुए हैं। और प्रसंगवश शुक्ल जी, क्योंकि तिवारी जी ने छेड़ दिया है, तो मुझे ध्यान आया कि कल से कर्क संक्रांति से हमारे यहाँ हरेला का पर्व शुरू हुआ, और हमारे यहाँ साहित्य, संस्कृति, कला, यहाँ तक कि पत्रकारिता में भी कहीं ना कहीं हमारे पर्व, हमारे संस्कार कितने गहरे जुड़े हुए हैं कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं और अपने पाठकों को भी दिखाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को, कि नैनीताल समाचार का ये अंक मुझे कल ही मिला है। ये इसके इस तरफ ये हरेला के तृण लगे हुए हैं, और पिछले कम से कम 30 सालों से मुझे याद आता है कि नैनीताल समाचार इस रूप में हरेला के समय ये हमको इस रूप में मिलता है, तृण के साथ मिलता है। और तिवारी जी ने जिस लोक गीत का हरेला पर आपने जो कोट किया था शुरू में, उसका हिंदी अनुवाद भी इसमें दे रखा है, जो आपने कहा जी रया जागी रया जी, कि वो इस तरह से है कि लाख वर्ष त्योहार हरेला, लाखों वर्ष तू बग्वाली मनाए, ये सभी त्योहार शुभ हों तेरे लिए, तू जीवित रहे, जागृत रहे, बचा रहे, तू दूब की तरह अंकुरित हो, पाती सा फूल जाए, लोमड़ी सी तीव्र बुद्धि हो तेरी, तू सिंह की तरह शक्तिवान हो जाए, तू धरती सा विशाल हो, आकाश के तारों तक पहुँचे तेरा बदन, सब जाने तुझे, सब माने तुझे, तुझ पर 33 करोड़ देवता कृपालु हो जाएं, हरा भरा रहे तू ओ बच्चे, तू
तू जीवित रही, जागृत रही, शुभ है आज का दिन तू बचा रही, हर माह हर दिन तू मुलाकात करता रही, ओ बच्ची तू जीवित रही। ये उसका हिंदी अनुवाद है जो लोकगीत हरेला का शुरू में तिवारी जी ने हमको हमारी तरफ दिया था। तो मैं ये नैनीताल समाचार के इस अंक की चर्चा मैंने केवल इसलिए की कि कहीं ना कहीं लोक और लोक की संस्कृति हमारे साहित्य, संस्कृति, कला सभी में घुली मिली हुई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद असीम शुक्ल जी, मैं आपके पास एक बड़े प्रासंगिक और जीवंत सवाल के साथ आ रहा हूँ, और वो ये है कि जब हम लोक में साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसमें वन है, पर्यावरण है, जीव जंतु हैं, जल है, जंगल है, जमीन है, ये सारे मसले हमारे साहित्य में आते हैं और बहुत गहरे दर्ज हैं। लेकिन अब हम जो हिंदी का आज का स्वरूप देखते हैं, ऐसा क्यों है कि ये मसले बहुत तेज़ी से या तो गायब हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और कुछ नए तरह के विमर्श हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये विमर्श आने का मतलब क्या पर्यावरण और प्रकृति अब हमारे लिए सेकेंडरी हो गई है? असीम शुक्ल जी। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है ये जी। और इस पर तो हालांकि बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं बिना पाश्चात्य सभ्यता पर किसी प्रकार का आरोप लगाए यह बात बड़े अभिमान के साथ, बड़े गौरव के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश का चाहे कोई भी प्रांत हो, लोक जीवन विशेष रूप से, जैसा कि अभी तिवारी जी ने लोक जीवन की बात की, लोक जीवन हमारा हर क्षण, हरेला पर्व का तो चलिए ये मास निश्चित हो गया, ये समय निश्चित हो गया, लेकिन हम दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, केरल में चले जाएं, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, जिला बांदा का, यहां हरेला पर्व कह देते हैं, हमारी तरफ इसको कजली कहते हैं। कजली। और यही पीली पीली बालियां खेतों से तोड़ करके, बगीचों से तोड़ करके महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी अपने कानों में खोंस लेते हैं और कजली के मेला देखने के लिए गाते हुए महिलाएं जाती हैं। कजली गाती हुई जाती है। कजली तो हमारे लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कजली गाना, कजली गायिका बनारस की बहुत प्रसिद्ध रही हैं, उनका नाम इस समय विस्मृत हो रहा है मुझे, प्रसिद्ध गायिका कजली है। तो कजली और हरेला दोनों संभवतः एक ही हैं। क्या बात, समय भी दोनों का एक ही है। हम दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं तो वो भी एक पर्व के रूप में ही मैं समझता हूं कि हरेला का ही पर्व वहां भी मनाया जाता है, लेकिन प्रकारांतर में, दूसरे तरीके से। बंगाल की भी यही स्थिति है। बिहू नृत्य जो है पूरा का पूरा आपके हरेला पर ही आधारित है। आसाम का जो है बिहू नृत्य जो है, नृत्य और गायन दोनों, यानी जैसे कहते हैं लोक संस्कृति, रीति रिवाज और लोक संस्कृति, ये सब के सब प्रकृति पर विशेष रूप से इस हरियाली पर्व पर ही निर्भर करते हैं। ये सब कुछ आपने कहा कि साहित्य से ये सब कुछ हटता चला जा रहा है जी। इसका प्रभाव नवता का आग्रह, मैं कहूंगा कि नवता के आग्रह के नाम पर इसको प्राचीनता मान करके इसको आज की नई पीढ़ी, नया लेखक, नया चिंतक, नया विचारक इसकी उपेक्षा कर रहा है। ये बात आपकी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। विशेष रूप से हमारी हिंदी में या एक जो नई कविता का जो प्रवाह बहता हुआ आया पश्चिम से, ये सब कुछ ये वो लोग भी विशेष रूप से, मैं नई कविता के पुरोधा कवि अज्ञेय की बात जब मैं करता हूं तो वो भी नई कविता की बात भी अज्ञेय बिना प्रकृति के, बिना हरियाली के, बिना जीवन के कहीं नहीं कर पाए हैं। चाहे कितना भी पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता चाहे कितनी ओढ़ करके नई कविता के नाम पर हिंदी में विचरण किया जा रहा हो। जहां तक गीत की बात है
गीत तो कंठ की चीज है, कविता की चीज है, जीवन की चीज है। और हम अपने ही कवियों को जब हम लेते हैं, जिनको हम पुराना कभी मान ही नहीं सकते हैं। पुराना कौन होता है? क्या प्रसाद जी पुराने हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या अयोध्या सिंह हरिऔध पुराने हो जाएंगे? क्या मैथिली शरण गुप्त पुराने हो जाएंगे? ये लोग पुराने नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने इसे किस लिए नहीं हो सकते हैं? इसलिए कि इन्होंने जो कुछ प्रकृति पर आधारित हो करके और प्रकृति को पूरी तरह आत्मसात हो करके जिया है, वो हमेशा नया रहेगा, नवता से परिपूर्ण रहेगा और हर आने वाले समय को, हर आने वाले समाज को, हर आने वाली पीढ़ी को नवता प्रदान करती रहेगी। इसलिए नहीं लिख रहे हैं लोग नवता के नाम पर अंग्रेजी से प्रभावित होकर के या पश्चिम से प्रभावित होकर के। वो एक वर्ग हो सकता है, लेकिन हम पूरी भारतीय मनीषा पर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, जी, पूरे भारतीय साहित्य पर कि हम जो है प्रकृति से अलग होते चले जा रहे हैं। एक वर्ग के नाम पर हम जो है पूरे समूचे भारतीय वांग्मय को, भारतीय मनीषा को हम जो है लांछन नहीं लगा सकते हैं उस पर जो है। तो ये जो है प्रकृति चाहे कितने भी पुराने हो जाएं कवि, लेकिन जब वो प्रकृति की बात करते हैं, जब प्रसाद जी कहते हैं कि उड़ते उड़ते सुरधनु पंख पसारे, उड़ते मलय समीर सहारे, प्रसाद जी की जो कविता है, ये सब तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। तो ये सब कविताएं जो हैं क्या प्रकृति से अलग हो जाएंगी, भोर से अलग हो जाएंगी, संध्या से अलग हो जाएंगी? ये सब कविताएं हमारे जीवन का एक अंश रहेंगी और हमको अनुप्राणित करती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। असीम शुक्ल जी, आपने सही कहा। मेरा ये सीधा सीधा आरोप नहीं था कि ये विषय बिल्कुल गायब हो गए हैं, लेकिन जितने प्रासंगिक के विषय हैं, खासकर भूमंडलीकरण और उसके भूमंडलीकरण के बाद ग्लोबल, जो हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व जिस तरह से धरती तप रही है, उसमें ये विमर्श हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षेप में तिवारी जी, उत्तराखंड में जो लोक साहित्य लिखा जा रहा है या हिंदी में भी जो साहित्य इस परिधि से आ रहा है, शुक्ल जी का तो कहना है कि चीज़ें जो शाश्वत चीज़ें हैं वो साहित्य में मौजूद हैं ही। हो सकता है हम उनकी अनदेखी कर रहे हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारी परिधि से जो साहित्य जा रहा है, वो लोक भाषाओं में हो या हिंदी में हो, क्या उसमें जल जंगल जमीन पर्यावरण ये मसले हैं? बिल्कुल, ये आने चाहिए, क्योंकि जल जंगल जमीन कहीं भी देखें तो इसी में जो हमारा पूरा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र वो जुड़ा है, ज़रूर आना चाहिए। अब एक यहाँ पर जो आपने सवाल किया, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो पुराने समय में जैसे लोग के नज़दीक रहते थे तो प्रकृति के साथ रहते थे, लेकिन अब ये समाज में अब ये इसकी बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से अगर ज़्यादा आए, जो साहित्य जो रचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारा ये जो प्रकृति है, हमारा ये समाज है, ये आपस में जुड़े रहेंगे। दरअसल क्योंकि समाज के साथ जो प्रकृति के जो भी हैं, पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, ये एक प्रकार से उनके सहचर हैं और इनके साथ इनका जुड़ाव जो रहा है, तो कहीं न कहीं जो नए जो लेखक हैं, नए रचनाकार हैं, तो इनको इसमें आना चाहिए। लेकिन आया भी है कई जगह, लेकिन साहित्य में अगर ये आए तो मुझे लगता है ये जनमानस के लिए, और आज जिस तरह से पर्यावरण की जो समस्या आ रही है, तो उसके लिहाज से ये बहुत उपयोगी होगा। चलिए तिवारी जी और शुक्ल जी, आपको मैं तो बतौर पाठक आपको पढ़ता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस मसले पर चंद्रशेखर तिवारी जी ने, खासकर हरेला पर आपने काफ़ी लिखा है, और असीम शुक्ल जी तो अब 80 पार हो गए हैं या पहुंच रहे हैं 80 पर? पार हो गए हैं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने वर्षों से हम लगातार, मुझे वो समय याद आता है जब किसी ज़माने में हम बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि असीम शुक्ल हैं लेखक, और ये कभी कल्पना भी नहीं थी कि वो देहरादून में हमारे शहर में कभी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप दोनों को मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ, हमारे दर्शक भी पढ़ते रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि हरेला हमको याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के बीच हम हैं, और प्रकृति के हमारे पास कुछ हमारे ऊपर कुछ ऐसे अनुग्रह हैं जिसके लिए हमको कृतार्थ होना ही चाहिए। शुक्ल जी, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही आपने टिप्पणी की कि साहित्य में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सवाल ये है कि हम उनको देख सकें। असीम शुक्ल जी और
चंद्रशेखर तिवारी जी, आप दोनों ने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और हरेला पर हमने एक बहुत शानदार हरेला संवाद किया। ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर ख़ासकर असीम शुक्ल जी से तो इतना कुछ निकालने के लिए बाकी है, लेकिन सर फिर कभी परिचर्चा करेंगे। ये था हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।